Hello students, welcome to Aryanth Padaku and I am your chemistry mentor Dr. Pawan Saini। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई ने जो रिलीज किया है सैंपल पेपर फॉर क्लास 12th केमिस्ट्री टर्म 1। चलिए डिस्कस करते हैं इस पेपर को। इस पेपर में कंप्लीट 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी, और टोटल इसमें 55 क्वेश्चंस हैं। एक एक करके हम इनको स्टडी करते हैं। चलिए सबसे पहले आते हैं हम सेक्शन ए में। सेक्शन ए में देखिए, दिस सेक्शन कंसिस्ट 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विद ओवरऑल चॉइस टू अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चंस, एंड इन केस ऑफ मोर देन डिजायरेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट, ओनली फर्स्ट 20 विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। तो यहां पर हम देखें फर्स्ट सेक्शन जो ए है, इसके अंदर 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको कोई भी जो 20 क्वेश्चंस है ये अटेम्प्ट करने हैं। मोर देन 20 अटेम्प्ट करेंगे तो आपके फर्स्ट 20 जो हैं ये काउंट होंगे। चलिए देखते हैं ये फर्स्ट 25 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट अपने को गिवन है। स्टेटमेंट 1, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉस्फोरस इज लेस देन दैट ऑफ नाइट्रोजन। सेकेंड ऑप्शन, नाइट्रोजन इज हाईली रिएक्टिव while phosphorus P4 is inert. Third option is nitrogen shows higher tendency to catenation than phosphorus, and fourth option nitrogen is weaker than phosphorus। इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और करेक्ट ऑप्शन के लिए सबसे पहले एक एक ऑप्शंस को हम वापस रिकॉल करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है डाउन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट जनरली इंक्रीज होता है, और नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है, और जैसा हम जानते हैं गैस एंड सॉलिड में ऑलवेज सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, फास्फोरस में सिंगल बॉन्ड, और हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड लेस रिएक्टिव होगा, यानी ऑप्शन बी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ऑप्शन सी, नाइट्रोजन शोज हायर टेंडेंसी टू कैटेनेशन देन फास्फोरस। और दोस्तों फास्फोरस जो होता है ये कैटेनेशन इजीली शो करता है नाइट्रोजन स्मॉल साइज होने की वजह से, और या फिर ये कहें ये नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है, इस वजह से वो कैटेनेशन शो नहीं करेगा, यानी ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी, नाइट्रोजन इज वीकर देन फास्फोरस सिंगल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड वीक होता है लोन पेयर रिपल्शन और स्मॉल साइज की वजह से। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। और दोस्तों ये जो डिफेक्ट्स होते हैं, ये डिफेक्ट या तो मेटल एक्सिस या कोई भी एटम जो है वो सिस्टम में से बाहर निकल जाएं। तो यहां पर हम देखें सबसे पहले फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, कोई भी स्मॉल साइज का जो आयन है ये वैकेंट जो स्पेस होते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस यहां पर आ जाता है, इससे पॉजिटिव नेगेटिव रेशियो अफेक्ट नहीं होता। नेक्स्ट शॉर्टकी डिफेक्ट में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिस्टम से बाहर निकल जाएंगे, दोनों क्रिस्टल से बाहर निकल जाएंगे, और यहां पर भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन का रेशियो अफेक्ट नहीं होगा। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में मेटल जो है वो इसमें मिसिंग रहता है, तो यहां पर जो रेशियो है वो अफेक्ट होता है, और इसी को हम कहेंगे नॉन स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, यहां रेशियो चेंज हो रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसके अलावा इंटरस्टिशियल स्पेस जो है डिफेक्ट जो है, इसमें कुछ स्मॉल एटम्स या मॉलिक्यूल जो है ऑक्यूपाई कर लेते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस को, तो इसमें भी रेशियो जो है वो अफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड अगर हम देखें, थर्ड इज आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज। तो यहां पर हमें कुछ एक स्टेटमेंट गिवन है, और ये स्टेटमेंट अपने को बताना है कि ये कौन सा जो है लॉज है। चलिए देखते हैं सबसे पहले, फॉर एनी सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का लॉज है। अगर हम यहां से भी क्वेश्चन को देखना चाहें तो क्वेश्चन यहीं से भी सॉल्व हो सकता है, क्योंकि इनके जो लॉज दे रखे हैं वो डिफरेंट कंडीशन पे हैं। फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल
partial vapor pressure of each volatile component in the solution is directly proportional to its mole fraction. याद आया कुछ? ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और सॉल्यूशन में जब भी वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर या मोल फ्रैक्शन की बात की जाए तो यहां पर आएगा राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ इज द करेक्ट आंसर. हेनरीज लॉ is related with solubility of gases in liquid. Dalton laws is related to atoms and Gay-Lussac law ये कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो हम देखते हैं गैसेस रिएक्शंस में वहां यूज होता है. तो यहां जो आंसर होगा ये आंसर होगा राउल्ट्स लॉ. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन 4 अगेन सॉलिड स्टेट से है. पिंक कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल्स इज ड्यू टू. लिथियम क्लोराइड जो क्रिस्टल है इसका कलर जो है पिंक कलर आता है. इसका रीजन जो हमें बताना है तो यहां पर हम देखें जो कलर आएगा ये एफ सेंटर की वजह से आता है. जब एफ सेंटर जनरेट होते हैं, अगर हम कहें एफ सेंटर अगर जनरेट हो रहे हैं तो एफ सेंटर की वजह से यहां पर जो है कलर आएगा. और ये एफ सेंटर कब जनरेट होते हैं? जब मेटल एक्सिस डिफेक्ट आ जाए. तो ड्यू टू मेटल एक्सिस डिफेक्ट यहां एफ सेंटर जनरेट होंगे और इसी वजह से पिंक कलर आएगा लिथियम क्लोराइड क्रिस्टल का. तो आंसर हो जाएगा मेटल एक्सिस डिफेक्ट. चलिए क्वेश्चन 5. विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट. ये क्वेश्चन जो है ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन, यहां से क्वेश्चन है और इसमें हमें मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है. मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ये पैकिंग एफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा. सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स जो होंगे सिमेट्रिकल, और यहां पर अगर हम सिमेट्रिकल नेचर देखें 1 डाइक्लोरोबेंजीन और डाइक्लोरोबेंजीन की हम बात करते हैं तो पैरा पोजीशन पर जब ये होते हैं या ये कहें 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन ये सिमेट्रिकल होगा. सिमेट्रिकल, और जो सिमेट्रिकल होगा इसमें पैकिंग एफिशिएंसी ज्यादा होगी और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा. बॉइलिंग पॉइंट तो 1,2 का ज्यादा होता है ऑर्थो पोजीशन का, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डाइपोल मोमेंट पे डिपेंड करेगा. मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम इन 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. तो हमारा आंसर हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question, which one of the following reaction is not explained by the open chain structure of glucose. जैसा हम जानते हैं ग्लूकोज की ओपन एंड क्लोज दोनों स्ट्रक्चर होती हैं. ओपन चेन में भी होता है और ये साइक्लिक चेन में भी होता है. कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो ओपन चेन को शो करते हैं, ओपन चेन की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड. तो ये जो रिएक्शन है ग्लूकोज के साथ में, ग्लूकोज की हम अगर स्ट्रक्चर देखें तो यहां पर 4 सेकेंडरी एल्कोहल ग्रुप्स होंगे, 1 प्राइमरी एल्कोहल ग्रुप एंड 1 एल्डिहाइड ग्रुप. तो यहां अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड से तो एसिटिक एनहाइड्राइड के यहां पर 5 मोल्स यूज होंगे और यहां जो एनहाइड्राइड बनेगा पेंटा एसिटेट. तो ये पेंटा एसिटेट एनहाइड्राइड जो है पेंटा एसिटेट का फॉर्मेशन ये शो करता है कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है और वो साइक्लिक चेन के ओपन चेन के अंदर है. तो ये जो रिएक्शन है ये ओपन चेन को शो कर रही है, न कि साइक्लिक चेन को. हमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नॉट एक्सप्लेन बाय ओपन चेन. तो ये तो ओपन चेन से एक्सप्लेन हो रही है, यानी ये एक्सप्लेन हो रही है मींस ये आंसर नहीं है. सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ एडिशन प्रोडक्ट विद 2,4 DNP रिएजेंट, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन 2,4 DNP, और ये एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट है और ये एल्डिहाइड कीटोन में यहां एल्डिहाइड प्रेजेंट है. इसका मतलब ये ओपन चेन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि जब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में आता है ग्लूकोज तो ये फ्री एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये यूज हो चुका होता है. यानी अगर डीएनपी के साथ टेस्ट हो रहा है मींस ये ओपन चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है. थर्ड, सिल्वर मिरर फॉर्मेशन विद टोलेंस रिएजेंट और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये टोलेन रिएजेंट के साथ में सिल्वर मिरर टेस्ट देगा.
Ag जो है वो न्यूट्रल हो जाएगा इसके अंदर, यानी ये भी ओपन चेन स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स ऑफ ग्लूकोज। अल्फा एंड बीटा दीज आर साइक्लिक आइसोमर्स ऑफ ग्लूकोज, तो ये साइक्लिक आइसोमर को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर एनोमर्स, और ये एनोमर्स जो होते हैं साइक्लिक चेन के लिए होते हैं, यानी जो ऑप्शन डी है ये साइक्लिक चेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी, एग्जिस्टेंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। ये ओपन चेन जो है, ओपन चेन ये स्ट्रक्चर शो नहीं कर सकता, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करेगा, और हमें यही बताना था कौन सी रिएक्शन जो है नॉट एक्सप्लेन्ड बाय द ओपन चेन स्ट्रक्चर। आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 अगेन हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन चैप्टर का क्वेश्चन है। विलियमसन्स सिंथेसिस ऑफ प्रिपेयरिंग डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर आपको फॉर्मेशन करना है, और ये फॉर्मेशन करना है आपको विलियमसन ईथर सिंथेसिस। और विलियमसन ईथर सिंथेसिस अगर हम यहां पर देखें तो यहां मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम मिथॉक्साइड से, और इससे बन जाएगा डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर का फॉर्मेशन, ये एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब भी हम कोई नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन में ऑलवेज SN2 रिएक्शन होगी। बहुत इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसमें भी नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल यूज हो, एल्कोक्साइड यूज हो रहा है, दैट इज SN2 रिएक्शन। तो आंसर हो जाएगा यहां पर SN2 रिएक्शन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 इसके अंदर ये हेलोजन फैमिली का क्वेश्चन है, पी ब्लॉक से। क्लोरीन वाटर लूजेस इट्स येलो कलर ड्यू ऑन स्टैंडिंग। अगर हम क्लोरीन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये सोल्यूबल हो जाता है क्लोरीन, और क्लोरीनेटेड वाटर जो होता है एक डिसइंफेक्टेंट की तरह भी वर्क करता है। अब अगर क्लोरीन को हम स्टैंड रखें, इसमें वाटर के अंदर मिक्स रखें, तो इसमें क्लोरीन, वैसे क्लोरीन का जो होता है पेल येलो कलर होता है, और ये धीरे धीरे डिसअपीयर होने लग जाता है। क्लोरीन का कलर Cl2 की वजह से था, लेकिन अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व रखें तो Cl2 एंड H2O ये रिएक्शन करके हाइपोक्लोरस एसिड एंड HCl इनमें कन्वर्ट हो जाएंगे, रिएक्ट कर लेंगे। तो यहां रिएक्शन से HOCl एंड HCl का फॉर्मेशन हो जाएगा हाइपोक्लोरस एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और इसी वजह से क्लोरीन का जो कलर है वो डिसअपीयर हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन का कलर Cl2 की वजह से था, क्लोरीनेटेड कंपाउंड की वजह से नहीं। ठीक है, तो यहां पर जो आंसर आएगा, आंसर होगा ए मिक्सचर ऑफ HOCl एंड HCl इज प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। तो लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो जाएगी, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कहेंगे हम इसको, Cl2। ये था क्वेश्चन नंबर 8। चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में कहें हम ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल द एल्कीन बाय हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 द इनिशिएशन स्टेप इज। अगर हम एक बार मैकेनिज्म शॉर्ट में देखें, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल की मैकेनिज्म अगर हम देखें, सपोज करें इथाइल एल्कोहल का एक एग्जांपल हमने लिया, इथाइल एल्कोहल, और इथाइल एल्कोहल में सबसे पहले कंसंट्रेटेड H2SO4 से H+ आएगा, लॉन पेयर है ऑक्सीजन के पास में, और यहां होगी एसिड बेस रिएक्शन, और यहां ये ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करेंगे। ऑक्सोनियम आयन ये अनस्टेबल होता है, ये फर्स्ट स्टेप है इनिशिएशन, और यहां हुआ है प्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। प्रोटोनेशन से ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन होगा, अनस्टेबल होगा, और इसमें से H2O रिमूव हो जाएगा, और H2O रिमूव होने के बाद ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, इट इज इंटरमीडिएट इन दिस रिएक्शन। इंटरमीडिएट ऑफ इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल इज कार्बोकेटाइन। लास्ट रिएक्शन जब हम इसको हीट करेंगे तो एडजेसेंट कार्बन से डीप्रोटोनेशन होगा। ध्यान रहे, फर्स्ट स्टेप प्रोटोनेशन एंड लास्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन, एंड आफ्टर डीप्रोटोनेशन यहां ये इथीन में कन्वर्ट हो गया, एलिमिनेशन रिएक्शन, एल्कीन का फॉर्मेशन। प्रोटोनेशन इनिशियल स्टेज, देन रिमूवल ऑफ वाटर,
एंड फाइनल टर्मिनेशन स्टेप इज रिमूवल ऑफ प्रोटोन, डीप्रोटोनेशन। चलिए अगर ऑप्शंस देखें, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल बिल्कुल सही है, इनिशियल स्टेप यही है, इनिशिएशन स्टेप, आंसर तो हमारा यही हो गया। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटन सेकंड स्टेप, एलिमिनेशन ऑफ वाटर अगेन सेकंड स्टेप, एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एस्टर, ये तो होता ही नहीं है। एस्टर का फॉर्मेशन तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में होता ही नहीं है, तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल मॉलिक्यूल। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 जो है ये फर्स्ट चैप्टर से है, सॉलिड स्टेट से है। और सॉलिड स्टेट का जब हम स्टार्टिंग में क्लासिफिकेशन करते हैं, सॉलिड जो है ये दो तरह के होते हैं, प्योर ये कहे क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड जिसको हम सुपर कूल लिक्विड भी कह सकते हैं। तो इसमें ये हमें बताना है आइसोट्रोपिक, एनाइसोट्रोपिक, आइसोटॉपिक एंड आइसोमेरिक। तो एमोर्फस सॉलिड जो होते हैं, जैसे हम रबर की बात करें या फिर ग्लास की बात करें, तो ये होते हैं आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का मीनिंग होता है कि अगर हम किसी भी सॉलिड में अगर किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, तो इनकी प्रॉपर्टीज सेम मिलेगी, सेम मिलेंगी, क्योंकि इसमें रैंडमनेस बहुत ज्यादा होती है। तो एक चांस ये रहता है कि हर एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी मिलेंगी। लेकिन अगर यही ट्रू सॉलिड होता या कि ये कहें क्रिस्टलाइन सॉलिड होता, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है कि अरेंजमेंट फिक्स होता है, जैसे एक्स डायरेक्शन में अरेंजमेंट फिक्स है, अलग है, वाई डायरेक्शन में अलग है, तो दोनों में प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगी। लेकिन एमोर्फस सॉलिड जो होता है रैंडम होता है, इसमें कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता, तो हमें सिमिलर जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज अपने को मिलेंगी। तो इसको हम कहेंगे आइसोट्रोपिक इन नेचर। एमोर्फस सॉलिड्स आर इन आइसोमॉर्फस इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। क्वेश्चन 11 अगेन ऑक्सीजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें भी एल्कोहल चैप्टर से ये क्वेश्चन है, एल्कोहल पार्ट से। एल्कोहल के बाद में एल्कोहल फिनोल ईथर का जो चैप्टर है इसी में से है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड टू प्रिपेयर सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड फिनोलिक कंपाउंड है, जिसमें फिनोल के अगर ऑर्थो पोजीशन पर एल्डिहाइड ग्रुप आ जाता है तो ये सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाएगा। हालांकि यहां पर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ही रहेगा। चलिए रिएक्शन देखते हैं। कोल्बे रिएक्शन, और कोल्बे रिएक्शन जो होती है जिसमें हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं CO2 से। फिनोल की रिएक्शन जब हम CO2 NaOH की प्रेजेंस में और फाइनली H+, फाइनली हम एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएंगे, तो यहां जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट होगा सैलिसिलिक एसिड। तो कोल्बे रिएक्शन जो है इसमें तो बनेगा सैलिसिलिक एसिड, कोल्बे रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन इज एटार्ड रिएक्शन। एटार्ड रिएक्शन इज रिएक्शन ऑफ टोलुइन। टोलुइन रिएक्शन की रिएक्शन जब हम क्रोमाइल क्लोराइड से कराते हैं, CrO2Cl2 फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड। एटार्ड रिएक्शन में बेंजल्डिहाइड बनेगा। नेक्स्ट रिमर-टिमन रिएक्शन, और रिमर-टिमन रिएक्शन जो है अगेन फिनोल की रिएक्शन है। क्लोरोफॉर्म के साथ हम रिएक्शन कराते हैं और KOH की प्रेजेंस में, और यहां पर फाइनली हमें वही प्रोडक्ट मिलेगा जिस प्रोडक्ट की इस क्वेश्चन में बात हो रही है, और ये है सैलिसिलएल्डिहाइड। सैलिसिलएल्डिहाइड। तो रिमर-टिमन रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म हम यूज करेंगे तो यहां सैलिसिलएल्डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट स्टीफन्स रिएक्शन, और स्टीफन रिडक्शन जो है ये साइनाइड का रिडक्शन है, SnCl2 प्लस HCl फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड, नॉर्मल एल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं या फिर ओपन चेन एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, यानी एल्डिहाइड बनेगा। तो यहां पर जो हमारा आंसर होगा, हमें बनाना है सैलिसिलएल्डिहाइड। द आंसर इज रिमर-टिमन रिएक्शन। आंसर इज रिमर-टिमन रिएक्शन। सॉल्यूशन इज हियर। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूशन। ये चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। सरफेस केमिस्ट्री में हम सबसे पहले डिवाइड करते हैं ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइड, सस्पेंशन, इस तरह से। तो यहां पर यही पूछा गया है कि एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन, सी वाटर।
सी वाटर सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, सॉल्ट सॉलिड होते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, सी वाटर इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। सुगर सॉल्यूशन, अगेन सुगर सॉलिड होता है, सॉलिड इन सॉल्यूशन, सॉलिड इन लिक्विड, सुगर सॉल्यूशन इज सॉलिड इन लिक्विड। स्मोक, स्मोक में क्या होता है, एयर के अंदर जब जो सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं, सॉलिड पार्टिकल सस्पेंडेड रहते हैं एयर के अंदर, तो ये बन जाता है स्मोक, यानी स्मोक क्या होगा, सॉलिड इन एयर, सॉलिड इन गैस। नेक्स्ट 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 24 तो प्योर होता है, 22 मतलब इसमें कुछ और मेटल की मिक्सिंग है, यानी ये क्या है, एलॉय, एलॉय आर सॉलिड सॉल्यूशंस। एलॉय कैसे फॉर्मेशन होते हैं, टू डिफरेंट मेटल्स को हम जब कंबाइंड करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं टू डिफरेंट मेटल्स का, तो वो होता है एलॉय। 22 4 कैरेट गोल्ड इज एलॉय। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। चलिए, यह था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल फिनोल ईथर वाले चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन दोज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मास ड्यू टू। तो यहां पर हम देखें, अगर हम हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करते हैं एल्कोहल को, तो एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट हमें हाई मिलेगा। और यहां हाई बॉइलिंग पॉइंट होने का रीजन क्या है, ऑप्शंस की बात करें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एल्कोहल जो होगा, एल्कोहल इसमें OH ग्रुप, यहां जो OH ग्रुप होगा ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा नेक्स्ट एल्कोहल मॉलिक्यूल के साथ। तो एल्कोहल, एल्कोहल में जो होगा इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन। कंपेरेबल मास जो है, अगर मॉलिक्यूलर मास सेम है ऑलमोस्ट, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है एल्कोहल का हमें ज्यादा मिलेगा। तो आंसर हो जाएगा यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आंसर इज इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, एंड क्वेश्चन नंबर 14 इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हमें लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट बताना है, और ये क्वेश्चन पी ब्लॉक से है, और पी ब्लॉक में जो हम देखते हैं ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और यहीं से हम देख रहे हैं इसमें H2O, H2S, H2Se एंड H2Te, दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। और हाइड्राइड्स जो होते हैं, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, यहां पर हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। हाइड्राइड कोई भी हो, बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होगा। बट यहां H2O जो होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां जो बॉइलिंग पॉइंट की सीक्वेंस होती है, एक्चुअल सीक्वेंस, H2S, लीस्ट H2O, देन H2Se, देन H2Te, और मैक्सिमम जो होगा ये H2O का होगा, मैक्सिमम H2O ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड लीस्ट जो होगा, मिनिमम जो होगा, ये H2S का होगा। तो यहां पर हमें पूछा गया है विच फॉलोइंग हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, एंड द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट इज H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। होना चाहिए था H2O का, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसका सबसे कम होना था उसका सबसे ज्यादा हो गया, H2O का। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम 14 के बाद में, नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है बायोमोलिक्यूल से, बायोमोलिक्यूल से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। करेक्ट स्टेटमेंट में हमें बताना है, 4 ऑप्शन है, 1 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, मींस 3 ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो चलिए देखते हैं। फाइब्रस प्रोटीन आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, फाइब्रस प्रोटीन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। फाइब्रस प्रोटीन तो इनसॉल्युबल होते हैं, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है तो इनकरेक्ट हो गया। एल्ब्यूमिन इज एन एग्जांपल ऑफ फाइब्रस प्रोटीन, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। एल्ब्यूमिन इज ए ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन, तो ये ऑप्शन ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, इन फाइब्रस प्रोटीन द स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये भी इनकरेक्ट है।
ये स्ट्रक्चर टर्सरी स्ट्रक्चर में, ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, दीज आर प्रेजेंट इन टर्सरी स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट, pH does not affect the primary structure of protein। pH या टेम्परेचर डिफरेंस जब आता है, इसमें जब डेविएशन आता है, डिफरेंस आता है, तो प्रोटीन का डीनेचुरेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड डीनेचुरेशन में अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर कॉइल्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी। बट यहां पर अगर हम देखें, प्राइमरी स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी अनकॉइल्ड स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर का डीनेचुरेशन नहीं होता। तो यहां पर हम कहें pH डज नॉट अफेक्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन नंबर 15। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है और ये फर्स्ट चैप्टर जो है हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, इसका क्वेश्चन है। मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन ऑन रिएक्शन ऑफ 3-phenyl propene विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। तो जब भी हम कोई एल्कीन की रिएक्शन कराते हैं HBr एंड पेरोक्साइड में एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। पहले इनकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, 3-phenyl propene बेंजीन एंड 3-phenyl propene, ये स्ट्रक्चर इसमें हो जाएगी। ये तो गया रिएक्टेंट 3-phenyl propene। अब हमें इसकी रिएक्शन करानी है HBr विद पेरोक्साइड, और विद पेरोक्साइड, इसमें पेरोक्साइड जो होते हैं फ्री रेडिकल फॉर्मेशन करते हैं, एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा। मींस एंटी मार्कोनिकोव में क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। एंटी मार्कोनिकोव, शॉर्ट में हम इसको लिख रहे हैं AMKR, एंटी मार्कोनिकोव रूल, हाइड्रोजन अटैच्ड ऑन कार्बन विच हैव लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन अटैच्ड विद मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंटी मार्कोनिकोव। और जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होगा, यहां पर ब्रोमीन आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, ये होना चाहिए 1 ब्रोमो 3-phenyl propane। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 1 ब्रोमो 3-phenyl propane। लेकिन अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, फिनाइल को पहले लिख रखा है, तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना आंसर चेंज कर लेंगे। हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ब्रोमो जो है फर्स्ट कार्बन पर, फिनाइल थर्ड कार्बन पर, तो 3-phenyl 1 ब्रोमो प्रोपेन, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3-phenyl 1 ब्रोमो प्रोपेन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, पेरोक्साइड इफेक्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 16। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। Which of the following is a correct statement of C2H5Br? अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का ये क्वेश्चन है और इसमें हमें इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। करेक्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट ऑप्शन, इट रिएक्ट्स विद मेटेलिक सोडियम टू गिव इथेन। तो जब हम रिएक्शन देखते हैं C2H5Br, अगर हम ये रिएक्शन करा रहे हैं सोडियम विद इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वुड्स रिएक्शन होगी और वुड्स रिएक्शन के थ्रू ये ब्यूटेन में कन्वर्ट हो जाएगा एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, इनकरेक्ट। नाउ सेकंड, इट गिव्स नाइट्रो इथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2। तो यहां पर जब हम रिएक्शन कराएंगे AgNO2 के साथ में, तो यहां AgNO2 में नाइट्रोजन जो है ये एज ए न्यूक्लियोफाइल ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, एंड प्रोडक्ट विल बी नाइट्रोइथेन। प्रोडक्ट विल बी नाइट्रोइथेन, यानी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। नाउ थर्ड स्टेटमेंट, इट गिव्स इथाइल एल्कोहल ऑन बॉइलिंग विद एल्कोहलिक KOH, पोटास KOH। और अगर हम इसको एल्कोहलिक KOH से रिएक्ट कराते हैं, एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है और यहां पर इथीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इथीन। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में एलिमिनेशन होगा, इथीन का फॉर्मेशन होगा, यानी ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नाउ इट फॉर्म्स डाई इथाइल थायोईथर ऑन हीटिंग विद एल्कोहलिक KSH। और जब KSH से रिएक्शन कराएंगे, पोटेशियम सल्फाइड KSH,
और KSH से जब रिएक्शन कराएंगे तो यहां पर थायो एल्कोहल बनेगा, थायो एल्कोहल एज ए प्रोडक्ट। थायो ईथर नहीं बनेगा, थायो एल्कोहल बनेगा। तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी इनकरेक्ट है। देन आंसर इज इट गिव्स नाइट्रोइथेन ऑन हीटिंग विद एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO2। ये था क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, बहुत इजी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फैमिली से ये क्वेश्चन है, पी ब्लॉक के पोर्शन से। तो पी ब्लॉक में नाइट्रोजन फैमिली और इसमें बताया गया कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू। अब कोवेलेंसी नाइट्रोजन जो होता है इसकी नॉर्मल वैलेंसी जो होती है ये 3 होती है। नाइट्रोजन की नॉर्मल वैलेंसी 3 होगी और इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 विद 1 लोन पेयर। जब ये लोन पेयर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो इसकी वैलेंसी जो होती है नाइट्रोजन की ये 4 पॉसिबल है आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा तो ये वैलेंसी 4, तो रेस्ट्रिक्टेड हो गई यहां पर 4 तक नाइट्रोजन की। हां, अगर हम नाइट्रोजन के अदर मेंबर्स की बात करें इस ग्रुप में सेकंड पीरियड के बाद में, तो इनकी वैलेंसी 5 भी हो सकती है। नाइट्रोजन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से ये अपनी वैलेंसी 4 से ज्यादा इंक्रीज नहीं कर पाएगा, फॉस्फोरस कर लेता। कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन रेस्ट्रिक्टेड टू 4, आंसर इज सी। ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। और ये जो क्वेश्चन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन इज एन। तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्यूशन चैप्टर से है और यहां से हम देखें, इसमें हमें देखना है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो अगर हम देखें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती है। इसका रीजन क्या है कि डिसोल्यूशन जो होता है, मतलब इसमें एक तरह से कहें गैसेस जो है इवोल्वेट होती हैं अगर सॉल्यूशन में से, तो क्या बताया इसके बारे में। डिसोल्यूशन इज तो जैसा हम जानते हैं डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल होने की वजह से यहां पर जो सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू ली-चैटले प्रिंसिपल। और ली-चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई भी प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो रही है और ऐसे में अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो वो डिक्रीज होने लग जाएगी, वो प्रोसेस जो है वो डिक्रीज होने लग जाएगी। तो यहां पर हम कहें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, जो हेनरी प्रिंसिपल जो है, जो एसोसिएट है किससे, ये कहें हम ली-चैटले प्रिंसिपल से। तो ली-चैटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो होगा ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस होगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा आंसर बी, एक्सोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक एंड रिवर्सिबल प्रोसेस। ये था क्वेश्चन नंबर 19। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। ऑल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 शो एलोट्रोपी एक्सेप्ट। क्वेश्चन अगेन पी ब्लॉक से है और नाइट्रोजन फैमिली का क्वेश्चन है। एलोट्रोपिज्म में क्या होता है यहां पर कि डिफरेंट एलोट्रोप्स मिलेंगे, यानी एटम सेम होगा, एलिमेंट सेम होगा, बट उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी उस कंपाउंड की। तो यहां हम देखें नाइट्रोजन जो होता है ये एलोट्रोपिज्म शो नहीं करता, नाइट्रोजन एलोट्रोपिज्म शो नहीं करता, स्मॉल साइज होता है। नाइट्रोजन में बॉन्ड जो होता है ये भी वीक होता है, तो ये डिफरेंट टाइप के एलोट्रोप्स का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगा। तो यहां जो आंसर होगा नाइट्रोजन। इसके अलावा आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, ये तीनों के तीनों एलोट्रोपिज्म शो करते हैं। इन तीनों के एलोट्रोप हमें मिलेंगे, बट नाइट्रोजन का एलोट्रोप नहीं मिलता ड्यू टू स्मॉल साइज एंड वीक नाइट्रोजन बॉन्ड। तो आंसर हो जाएगा इसमें नाइट्रोजन, जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट है यही इसमें शो नहीं कर रहा, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलीसेकेराइड। और ये जो क्वेश्चन है पॉलीसेकेराइड, ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया कि पॉलीसेकेराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीसेकेराइड। देखते हैं ये 4 मॉलिक्यूल बायोमोलिक्यूल्स। ग्लूकोज, इट इज मोनोसेकेराइड,
ग्लूकोज जो है ये मोनोसेकेराइड है, मोनोसेकेराइड। नेक्स्ट माल्टोज, माल्टोज इज डाइसेकेराइड, माल्टोज इज डाइसेकेराइड विच कंसिस्ट ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो माल्टोज जो है इसकी मोनोमर यूनिट होती है ग्लूकोज, ग्लूकोज डाइसेकेराइड है। ग्लाइकोजन इट इज पॉलीसेकेराइड, ये होगा पॉलीसेकेराइड, इसमें ग्लूकोज का ये पॉलीसेकेराइड है। लैक्टोज, लैक्टोज अगेन डाइसेकेराइड है, लैक्टोज डाइसेकेराइड, और लैक्टोज की मोनोमर यूनिट जो होती हैं वो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होती हैं। तो इसमें ग्लाइकोजन एक ऐसा है जो पॉलीसेकेराइड है, बाकी जो है मोनोसेकेराइड या फिर डाइसेकेराइड है। तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, क्वेश्चन 22, सब्सटेंस हैविंग द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और ये भी पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। सारे के सारे इसमें गैसेस दे रखे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड हीलियम, ऑल आर गैसेस। और दोस्तों जैसा हम जानते हैं एक पीरियड में, कोई भी पीरियड लें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, इन एनी पीरियड जो मिनिमम लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है ये इनर्ट गैसेस का होता है, क्योंकि इनर्ट गैसेस आर मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक गैसेस होती हैं। इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इसमें इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बहुत वीक होता है, इस वजह से वीक होने से इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम मिलेगा। बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। तो अगर हम देखें टॉप टू बॉटम इंक्रीज होना है, इसका मतलब जो सबसे टॉप पर इनर्ट गैसेस होगी, नोबल गैसेस, इसका बॉइलिंग पॉइंट लीस्ट होगा, और यहां ऐसा है हीलियम। तो हीलियम जो है इसका बॉइलिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा मोनो एटॉमिक गैस होने की वजह से। यह था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, लोअर मॉलिक्यूलर मास एल्कोहल आर। अगेन एल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एल्कोहल का क्वेश्चन, और इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। लोअर मॉलिक्यूलर मास यानी कि जो इनिशियल एल्कोहल्स होते हैं, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, इन सब की बात कर रहे हैं। मिसिबल इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर, इसका मतलब इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो लिमिटेड होती है वाटर के अंदर, अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 1। मिसिबल इन एक्सेस ऑफ वाटर, की वाटर का एक्सेस होगा तो ही सोल्यूबल होंगे। मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, इसका मतलब है कि वाटर कितना भी ले लो ये सोल्यूबल होंगे वाटर के अंदर। एंड ऑप्शन डी इज इमिसिबल इन वाटर, इसका मतलब है वाटर में इनसोल्यूबल होंगे। तो चलिए देखें इन चारों ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो इन चारों ऑप्शन में ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से, अगर हम एल्कोहल की बात करते हैं, एल्कोहल, ये एल्कोहल इजीली वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ये एल्कोहल जो है वाटर के साथ में, तो ये कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे। आर जो होता है ये सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने वाला फैक्टर होता है, एल्काइल ग्रुप सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करने वाला फैक्टर है, लेकिन लोअर मॉलिक्यूलर मास मींस आर के अंदर कार्बन चेन बहुत शॉर्ट होंगी, कार्बन बहुत कम होंगे, तो इस वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी जो होगी एल्कोहल की वो लोअर मेंबर्स में ये कंप्लीटली सॉल्युबल होंगे वाटर में, यानी कह सकते हैं मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ऑल प्रोपोर्शन। तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर इज सी, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। ये था क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। क्वेश्चन 24, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट बाय क्लोरीन। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है, हेलोजन फैमिली का क्वेश्चन है, और क्लोरीन की हमें मैक्सिमम वैलेंसी बतानी है। मैक्सिमम वैलेंसी मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट। क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन के अगर हम आउटर मोस्ट की बात करते हैं, आउटर मोस्ट में यहां पर आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये कहें 3p 3d, सॉरी 3s एंड 3p, 3s एंड 3p, इसमें ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन है। अभी भी यहां पर एक वैकेंट ऑर्बिटल है, दैट इज 3d, ये पूरा वैकेंट है। अब जब एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो एक्साइटेड स्टेट में जो
अनपेयर जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएंगे और आफ्टर एक्साइटेड स्टेट कुछ इस तरह का हमें ये विजुलाइज कर सकते हैं हम। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे इंक्लूडिंग 3d, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर 7 और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर 7 मींस नंबर ऑफ हाईएस्ट वैलेंसी जो होगी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगी वो +7 हो जाएगी। और इसका एक एग्जांपल भी हम देख सकते हैं HClO4। HClO4 में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्लोरीन की, ये ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है ये +7 होती है, HClO4 +7। तो हाईएस्ट यहां पर जो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ये +7, मिनिमम -1 होती है। ये था क्वेश्चन नंबर 24। नेक्स्ट सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन है 25। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ब्लड सेल विल श्रिंक। ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, ऑस्मोटिक प्रेशर टॉपिक का क्वेश्चन है। इसमें कहा गया कि जो ब्लड सेल्स होती हैं अगर हम इसको कौन से सॉल्यूशन में रखें कि वो श्रिंक कर जाएं, श्रिंक यानी एक्सोस्मोसिस हो जाए उसमें से। तो यहां पर अगर हम देखें जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, ब्लड सेल्स, इनकी कंसंट्रेशन 0.9 होती है, 0.9 कंसंट्रेशन 0.9। अगर हम 0.9 से ज्यादा का अगर कोई सॉल्यूशन लेते हैं यानी वो हाईली कंसंट्रेटेड हो गया तो एक्सोस्मोसिस हो जाएगा। लेकिन अगर उससे कम सॉल्यूशन का लेते हैं तो ऐसे में जो होगा वो उसमें वाटर एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो यहां पर हम देखें व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.9, मोर देन 0.9, तो ऐसे केस में ये जो है श्रिंक कर जाएंगे। तो यहां जो आंसर होगा ये हमारा हो जाएगा ए। सेकंड जो ऑप्शन है लेस देन 0.9, तो लेस देन 0.9 में तो स्वेलअप होने लग जाएंगे, उसमें वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे सॉल्यूशन से, एंडोस्मोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग 0.09, यहां तो आइसोटॉपिक सॉल्यूशन बन जाएगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक ये हाइपरटोनिक और ये था हाइपोटोनिक। तो श्रिंक कब होती है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कंसंट्रेशन मोर देन 0.9 फॉर ब्लड सेल्स। तो ये था क्वेश्चन 25 और इसका आंसर हो जाएगा ए। ये था सेक्शन ए का लास्ट क्वेश्चन 25। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी। क्या है सेक्शन बी में? सबसे पहले देखें, दिस सेक्शन कंसिस्ट 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस बार 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ओवरऑल इसमें से हमें 20 क्वेश्चंस जो हैं ये सेलेक्ट करने हैं, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर हमने मोर देन 20 सेलेक्ट किए हैं, इसको अगर हमने मार्क किया है तो फर्स्ट 20 क्वेश्चंस जो हैं ये काउंट होंगे। चलिए एक एक करके लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले सेक्शन बी का फर्स्ट 26 नंबर क्वेश्चंस। 26, हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 liter of water so that the solution will freeze at -14 degrees centigrade। सॉल्यूशन चैप्टर का एक क्वेश्चन है और इसमें हमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है इसको डिक्रीज करना है। फ्रीजिंग पॉइंट को, इसके लिए हम इथाइल अल्कोहल ये हमें मिक्स करना है वाटर के अंदर। कितना करें? तो इसका एक फॉर्मूला याद कीजिए, फॉर्मूला था डेल्टा टीएफ, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल्स टू केएफ इंटू एम। केएफ इज क्रायोस्कोपिक जो कांस्टेंट है एंड एम मोलेलिटी, एम इज मोलेलिटी। अब यहां डेल्टा टीएफ 0 डिग्री पे वाटर वैसे कहें तो 0 डिग्री पे फ्रीज होता है, लेकिन यहां 14 पे अपने को करना है। तो फॉर्मूले में हम पुट करते हैं 14 इक्वल्स टू केएफ जो है 1.86 इंटू जो एन है ये मोल्स हमें फाइंड आउट करने, एन इज मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इंटू 1000 अपॉन, अब यहां वेट जो है ये वाटर का वेट लेना अपने को 1 लीटर। 1 लीटर को हम अप्रोक्स 1 kg मान सकते हैं, यानी 1000 ग्राम इसको हम मान सकते हैं। तो यहां से जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूले में आएगा n इक्वल्स टू 1.4 इंटू अपॉन 1.86। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसमें जो है हमारा आंसर आ जाएगा 7.5 मोल। तो आंसर आएगा यहां पर 7.5 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल शुड बी एडेड टू डिक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट अप टू 14 डिग्री सेंटीग्रेड। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 26।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हेलो एल्केन हेलो एरिन चैप्टर का क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, विच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर वन स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन इनटू टोलुइन। क्लोरोबेंजीन को हमें टोलुइन में कन्वर्ट करना है। अगर हम देखें क्लोरोबेंजीन, और इस क्लोरोबेंजीन का कन्वर्जन हमें करना है टोलुइन में, यानी हमें यहां क्लोरीन को मिथाइल ग्रुप से शिफ्ट करना है। अगर हम रिएक्टेंट फर्स्ट लेते हैं CH3Cl एंड AlCl3, तो ऐसे में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, लेकिन जो क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन है ये रिप्लेस नहीं होगा, ये बना रहेगा। यानी फर्स्ट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट बनेगा, इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर मिथाइल ग्रुप आएगा। ये हमें आंसर नहीं देना। सेकंड, CH3Cl सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो यहां पर अगर हम लेते हैं CH3Cl एंड रिएक्शन विद सोडियम एंड ड्राई ईथर, तो ये वुड्स फिटिग रिएक्शन है, और वुड्स फिटिग रिएक्शन में यहां पर टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आंसर, एक आंसर हमारा बी आ चुका है। चलिए और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। CH3Cl इन Fe इन डार्क, सेम रिएक्शन होगी, और इस रिएक्शन का प्रोडक्ट भी यही बनेगा जो फर्स्ट में बना था, यानी कि यहां पर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर टोलुइन में क्लोरीन आएगा। नेक्स्ट, NaNO2 एंड HCl, और नाइट्रोबेंजीन जो क्लोरोबेंजीन है, ये NaNO2 HCl से रिएक्शन ही नहीं करता, यहां नो रिएक्शन, तो यहां कोई रिएक्शन नहीं होगी। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी, वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, और ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। इनर्ट गैसेस, जो नोबल गैसेस हैं, इस नोबल गैसेस का एक क्वेश्चन है। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस ऑफ XeF2, और XeF2, जब हम XeF2 की बात करते हैं, XeF6 का अगर हम पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराएं या कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, अगर पार्शियल कराते हैं तो पार्शियल कराएंगे तो ये XeO2F2 प्लस HF में कन्वर्ट होगा, XeO2F2 प्लस HF में कन्वर्ट होगा, और कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो ये XeO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। तो साथ में यहां पर भी HF का फॉर्मेशन हो जाएगा। पार्शियल हाइड्रोलाइसिस XeO2F2 एंड कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस XeO4। तो ये इस तरह से हम जीनोन फ्लोराइड जो है, जीनोन फ्लोराइड, इसका हम हाइड्रोलाइसिस करा सकते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, XeO2F2 प्लस 4HF। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, क्वेश्चन इज विच वन इज ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये, और इसमें हमें सुक्रोज का के लिए स्टेटमेंट गिवन है, और ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है। यहां पर देखें, इट कैन रिड्यूस टोलन रिएजेंट हाउएवर कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएजेंट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट इनकरेक्ट कैसे हुआ? क्योंकि टोलन रिएजेंट को भी रिड्यूस नहीं करता है सुक्रोज। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड ग्रुप और हेमी एसिटाइल ग्रुप। न तो इसमें हेमी एसिटाइल ग्रुप होता है, ना ही फ्री एल्डिहाइड ग्रुप। इट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, तो ये टोलन रिएजेंट को रिड्यूस नहीं कर सकता। अंडरगोज म्यूटा रोटेशन, और दोस्तों म्यूटा रोटेशन इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ रिड्यूसिंग शुगर। तो ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है, तो ये म्यूटा रोटेशन भी शो नहीं करेंगे, यानी ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट, इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये बिल्कुल सही है। जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज, इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में जो सुक्रोज होता है ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये होता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो ग्लूकोज है अगेन डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड फ्रक्टोज इज लिवो रोटेटरी। बट इसका जो मैग्नीट्यूड है, लिवो रोटेटरी का जो एंगल का मैग्नीट्यूड है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी से ज्यादा होता है। तो ओवरऑल सॉल्यूशन जो होगा
ओवरऑल सॉल्यूशन ये हमें L मिलेगा, यानी लीवो रोटेटरी मिलेगा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी जो है वो लीवो रोटेटरी में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सी स्टेटमेंट। इसीलिए सुक्रोज का जो हाइड्रोलाइसिस है इसको हम इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं, सुक्रोज को। नेक्स्ट इज इट इज लीवो रोटेटरी इन नेचर। लीवो रोटेटरी इन नेचर, सुक्रोज लीवो रोटेटरी नहीं होता, सुक्रोज तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये भी इनकरेक्ट है, आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 30। क्वेश्चन 30 इज रिलेटेड टू फिनॉल। फिनॉल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर। फिनॉल डज नॉट अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली। अब ये क्यों इजीली रिएक्शन शो नहीं करता? अगर हम फिनॉल की स्ट्रक्चर देखें तो फिनॉल कुछ इस तरह से होगा। ये है फिनॉल, इसमें लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस है, और अगर ये लॉन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस करेगा तो ये जो ऑक्सीजन कार्बन जो बॉन्ड है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएंगे। इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने से जो बॉन्ड होता है ये बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है और बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है, इजीली ब्रेक नहीं होता। और एनएसआर रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूट होना चाहिए था, OH ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं हो पाएगा। तो यहां पर हम कहें एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल, ये तो OH बॉन्ड की वजह से होती है, हाइड्रोजन रिलीज होता है, इसका रिएक्टिविटी से कोई रिलेशन नहीं। एनएसआर रिएक्टिविटी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन OH बॉन्ड, ये हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑन कार्बन कार्बन बिल्कुल सही है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, लेकिन उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन तो स्टेबल होता है, इसका भी कोई रिलेशन नहीं, तो आंसर हो जाएगा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ये था क्वेश्चन 30। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 ये पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। पी ब्लॉक का एक क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को लेकर यह क्वेश्चन है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन एंड सल्फर। अगर हम देखें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जो है सेम ग्रुप के हैं, ऑक्सीजन सल्फर सेम ग्रुप के हैं, और इनके जो ग्रुप है नाइट्रोजन 15th ग्रुप एंड ऑक्सीजन 16th ग्रुप। आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है ये नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी और फॉस्फोरस की सल्फर से ज्यादा होगी। यहां पर हम जानते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं, या ये कहे हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाती है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। अगर हम एक ग्रुप में कंपेयर करें तो नाइट्रोजन की फॉस्फोरस से भी ज्यादा होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है। तो यहां पर हमने पूछा हाईएस्ट, तो यहां हाईएस्ट किसकी हो जाएगी, नाइट्रोजन की। तो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन। ये था क्वेश्चन 31। नेक्स्ट चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 32 पर। क्वेश्चन 32 ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री और फर्स्ट चैप्टर जो 12th क्लास का। मेटल एम आयंस, कोई मेटल है उसके आयंस जो है फॉर्म ए सीसीपी स्ट्रक्चर। ये सीसीपी स्ट्रक्चर दे रखी है, ठीक है, क्लोज क्यूबिक पैकिंग वाली स्ट्रक्चर दे रखी है। ऑक्साइड आयन ऑक्यूपाई हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। जो ऑक्साइड्स हैं, जो एम है, ये तो जो लेटिस पॉइंट है सीसीपी के वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन जो ऑक्सीजन है O- है, ये कहां कहां है, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, इनको ऑक्यूपाई कर रखा है। और हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा। तो देखें इसके अंदर, अगर हम देखें नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर 2x। x क्या है यहां पर, नंबर ऑफ मेटल्स आयन, नंबर ऑफ एम या नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। x क्या है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल।
और नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो 2x होंगे, डबल होते हैं नंबर ऑफ मेटल्स, नंबर ऑफ एटम्स के। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड x, ऑक्टाहेड्रल वॉइड x होते हैं। जितने एक यूनिट सेल में एटम्स के नंबर होते हैं, इफेक्टिव नंबर जो होते हैं, उतने ही तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती हैं और उनके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगी। अब हम देखें ऑक्साइड आयन कहां कहां पर है, तो ये जो ऑक्साइड आयन है ये हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी हाफ x प्लस हाफ इंटू ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो इन दोनों का हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, दोनों को जब ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा 3/2x। 3/2x क्या है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। अब हमने क्या कहा था कि यूनिट सेल में एटम कितने हैं, x। अगर m x है तो O कितना होगा, अगर m x है, यहां पर अगर हम कहें m अगर x है तो O कितना हो जाएगा 3/2x, m हो जाएगा 3/2x। अगर हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से और x से 2/x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इनका जो क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा ये आएगा M2O3, M2O3। सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा इसका, सिंपलेस्ट रेशियो वो होगा M2O3। तो ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होगा ये हो जाएगा M2O3। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 33 पर। नंबर क्वेश्चन 33, और इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है द रिएक्शन ऑफ टोलुइन विद Cl2। टोलुइन की रिएक्शन करा रखी है, हेलो एल्केन चैप्टर से क्वेश्चन है। टोलुइन की रिएक्शन हमने Cl2 से करा रखी है, एक बार प्रेजेंस ऑफ एक बार FeCl3 की प्रेजेंस में, और नेक्स्ट टाइम ये जो रिएक्शन है ये करा रखी है हमने प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी 2 रिएक्शन करानी है अपने को। सबसे पहले अगर हम देखें टोलुइन, इसकी रिएक्शन हम Cl2 से ही करा रहे हैं दोनों कंडीशन में। Cl2 फर्स्ट कंडीशन, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3। FeCl3 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहां जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर हो जाएगा। ऑर्थो, और हम जानते हैं जब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन दोनों हो तो पैरा पोजीशन मेजर प्रोडक्ट होगा। ये तो हो गया FeCl3 की प्रेजेंस में, और सनलाइट की प्रेजेंस में फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा CH3 ग्रुप, बेंजाइलिक क्लोरीनेशन। यहां होगा बेंजाइलिक क्लोरीनेशन, और बेंजाइलिक क्लोरीनेशन कुछ इस तरह से हो जाएगा, बेंजाइलिक। लेकिन अगर हमें एक्सिस में ले रखा हो Cl2, अगर एक्सिस में, तो ये रिएक्शन कंटिन्यू होती ही चली जाएगी, और ये यहां पर CCl3 ग्रुप भी आ सकता है फाइनली, अगर हमने Cl2 को एक्सिस में ले लिया तो अब ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले जो X बन रहा है, X इज ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, तो X में हम देखते हैं ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, एंड Y इज ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। तो आंसर हमारा हो जाएगा C, ऑप्शन ए ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलुइन, एंड ऑप्शन Y इज ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन ये ओजोन से रिलेटेड क्वेश्चन है, पी ब्लॉक चैप्टर से क्वेश्चन है। ओजोन इज एन, तो इसमें शेप बतानी है ओजोन की, मॉलिक्यूल्स एंड द 2 ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन ओजोन आर। ओजोन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ओजोन की स्ट्रक्चर हम देखें तो ये होता है ओजोन, और ओजोन में होगा रेजोनेंस, और इसमें जब इसका हाइब्रिड बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो ये ओजोन जो होगा, रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाते हैं इसका ओजोन का कुछ इस तरह से, ये तो हो गए ओजोन, और इसका जो हाइब्रिड बनेगा ये इस तरह से बन जाएगा, ये इस तरह से हाइब्रिड इसका बन जाएगा, और ये इस तरह से पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, इस तरह से ये बन जाएगा। ये है ओजोन का हाइब्रिड, और हाइब्रिड इसमें हम देख रहे हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस है।
और जब इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है तो बॉन्ड लेंथ जो होती है वो इक्वल हो जाती है। ये बेंट शेप में है लोन पेयर प्रेजेंट होने की वजह से। ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है, लोन पेयर में रिपल्शन होगा, बेंट शेप होगा, यानी ये होगा एंगुलर शेप। एंगुलर एंड बॉन्ड लेंथ इक्वल हो जाएंगी दोनों रेजोनेंस की वजह से, तो ये आंसर हो जाएगा एंगुलर। एंगुलर यानी बेंट एंड बॉन्ड लेंथ आर इक्वल। दोनों ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होंगी वो रेजोनेंस की वजह से जो होगा वो इक्वल हो जाएंगी। ये था क्वेश्चन 34। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 35 पर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। और क्वेश्चन 35 की अगर हम बात करते हैं, वाटर रिटेंशन और पफीनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक अकर्स ड्यू टू। अगर सॉल्ट का हाई इनटेक हो गया, सॉल्ट का अगर हाई इनटेक यानी सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो ऐसे में क्या होगा, वाटर रिटेंशन, वाटर रिटेन रह जाएगा, निकलेगा नहीं, वाटर वहीं का वहीं रुक जाएगा सॉल्ट इनटेक की वजह से। ऐसा क्यों हो रहा है? तो यहां एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है। लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है वाटर की, और इसी को यही हम नाम दे देते हैं ऑस्मोसिस। तो ये सिंपल प्रोसेस है ऑस्मोसिस प्रोसेस। तो ये जो वाटर रिटेंशन और पफीनेस आ रही है, ये किस वजह से आ रही है? ऑस्मोसिस की वजह से। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन 35, और ये क्वेश्चन जो था ये सॉल्यूशन वाले चैप्टर से था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, यहां से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36, विच ऑफ द इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई ए एंड बी। और ये बायोमोलिक्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है। बायोमोलिक्यूल में हमें ग्लूकोज दे रखा है C6H12O6, और ग्लूकोज की हमें डिफरेंट रिएक्शंस करा रखी हैं। चलिए ग्लूकोज की रिएक्शंस कराते हैं। ग्लूकोज, और ग्लूकोज में हम देखें एल्डिहाइड ग्रुप एंड देन 4 सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप एंड 1 प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप। फर्स्ट इसकी रिएक्शन हमने कराई एसिटिक एनहाइड्राइड से। अगर एसिटिक एनहाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, और रिएक्शन होगी एसिटाइलेशन, और रिएक्शन होगी OH ग्रुप पर। एसिटाइलेशन होगा OH ग्रुप का, और यहां जो प्रोडक्ट बनेगा एल्डिहाइड ग्रुप अनअफेक्टेड रहेगा, लेकिन जो भी अल्कोहल ग्रुप हैं ये एस्टर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी ये बन जाएगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। तो ए यहां पर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। इस रिएक्शन से हम 5OH ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं। हम ये भी करते हैं कि 5OH ग्रुप है वो इस रिएक्शन से शो करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करेगा और 1 डिग्री अल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन करेगा, और ये इसको सैकेरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। सैकेरिक एसिड 6 कार्बन जिसमें 4 OH ग्रुप होंगे एंड टॉप एंड बॉटम दीज आर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, सैकेरिक एसिड। तो ऑप्शन ए इज आंसर ए जो होगा ये तो होगा ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, और जो बी होगा ये होगा सैकेरिक एसिड। चलिए चेक कर लेते हैं। ए पेंटा एसीटेट, आंसर हो जाएगा यहां पर डी पेंटा एसीटेट, एंड बी इज सैकेरिक एसिड। बी इज सैकेरिक एसिड, तो आंसर यहां पर हो जाएगा अपना डी। ये था क्वेश्चन 36 बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 37 पर। नाउ क्वेश्चन 37, और ये जो क्वेश्चन नंबर 37 है ये क्वेश्चन है सरफेस केमिस्ट्री से, एब्जॉर्प्शन से, सरफेस केमिस्ट्री से। इसमें ये बताया गया है इन लेक टेस्ट, एक लेक टेस्ट होता है कलर के लिए जो हम टेस्ट लेते हैं, फॉर एल्यूमिनियम आयन Al+3 आयंस के लिए देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड फ्लोटिंग लेक, कलर्ड फ्लोटिंग लेक। ठीक है, ये एक टेस्ट है, प्रैक्टिकल टेस्ट है जिसमें जो कलर्ड प्रॉपर्टी आती हैं। अब ये कलर प्रॉपर्टी क्यों आ रही हैं? Al+3 का क्या हो रहा है
कि ये इसमें जो है फ्लोटिंग लेक कलर प्रॉपर्टी आ रही है। तो इसका जो रीजन होता है ये होता है एड्जॉर्प्शन ऑफ लिटमस बाय एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रोक्साइड, इस पर एड्जॉर्प्शन होता है। लिटमस इसका एड्जॉर्प्शन करता है Al+3 का, ठीक है, और ये AlOH होल थ्राइस OL4 ये एड्जॉर्प्शन करता है। तो इस तरह से एक कहें कॉलॉइड का फॉर्मेशन होता है और इसी का कलर जो है ये टेस्ट देता है फ्लोटिंग लेक टेस्ट। तो ये आंसर हो जाएगा अपना डी, एड्जॉर्प्शन ऑफ लिटमस बाय AlOH होल 4। ये था क्वेश्चन नंबर 37। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 38 पर। 38 अगेन सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन है, सॉलिड स्टेट, और यहां क्वेश्चन कहा गया ए यूनिट सेल ऑफ NaCl। NaCl has 4 formula units, 4 formula units. Its edge length is 0.5 nanometer, 0.5 nanometer. Calculate the density if molecular mass of NaCl is 58.5 ग्राम पर मोल। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशंस गिवन है और डेंसिटी इसमें कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी का एक फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन A क्यूब इंटू Na। डेंसिटी हमें इसमें कैलकुलेट करनी है। Z जो है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, ये है Z इंटू M। M क्या है यहां पर? मोलिकुलर मास। M है मोलर मास। A क्यूब, A है यहां पर एज लेंथ एंड Na इज एवोगैड्रो नंबर। इसमें हम एवोगैड्रो नंबर फिक्स रखते हैं। Z की जो वैल्यू होगी ये आएगी यहां पर 4 फॉर्मूला यूनिट, यानी नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इज 4। तो Z हो गया यहां पर 4, M मोलर मास ये हो जाएगा 58.5, M हो गया 58.5, और यहां A क्यूब कितना हो जाएगा? 0.50 क्यूब, नैनोमीटर के अंदर, नैनोमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और Na क्या है? एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। ये जब सारी वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर, तो आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस फॉर्मूला वी गेट 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां सेंटीमीटर क्यूब में अगर हम ये लेते हैं A क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में लेंगे तो ये आंसर अपना आएगा 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 3.1। और अप्रोक्स आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा आंसर हो जाएगा 3। आंसर एग्जैक्टली 3.1 आएगा, नियर अबाउट हम आंसर दे देंगे, आंसर आएगा अपना C। तो ये था क्वेश्चन नंबर 38। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। डिफरेंट इसमें हमें पैरामीटर्स गिवन है, इनके हमें ऑर्डर दे रखे हैं और हमें इनको एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। इन सबको एक करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। चलिए अरेंज करते हैं इनको ऑर्डर में। Which one of the following are correctly arranged in the basis of property indicated? सबसे पहले ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर हमें बताना है। इसमें जो थोड़ा सा मिस्टेक है, इसमें इसका जो करेक्ट ऑर्डर होगा I2 लोवेस्ट होता है, बट F2 Br2 एंड मैक्सिमम इज Cl2। ये करेक्ट आंसर आएगा, यानी फर्स्ट इनकरेक्ट है, फर्स्ट ऑर्डर इज इनकरेक्ट, करेक्ट आंसर ई आ जाएगा। सेकेंड, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। और जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं किसी भी हाइड्राइड में, एनी हाइड्राइड ऑफ एनी ग्रुप, डाउन द ग्रुप एसिडिक नेचर इंक्रीज होती है, यानी इसका जो सेकंड का जो करेक्ट ऑर्डर आएगा सबसे लेस होगा H2O, देन H2S, H2Se एंड लास्ट वन इज H2Te। ये करेक्ट ऑर्डर होगा, इसका मतलब ये भी इनकरेक्ट ऑर्डर हो जाएगा। यहां पर जो ऑर्डर है, जो मिस्टेक है वो ये है, यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है इसमें। नेक्स्ट, थर्ड इज इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम देखते हैं, अमोनिया -3, नाइट्रोजन -3, यहां नाइट्रोजन +1, यहां नाइट्रोजन -1
एंड यहां +5, यहां ये ऑर्डर जो है वो इनकरेक्ट हो गया है, ये ऑर्डर इनकरेक्ट। एंड लास्ट वन इज इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का एक क्वेश्चन है और यहां पर हम देखें बॉन्ड एंगल जो होगा कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता चला जाएगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ, डाउन द ग्रुप हाइड्राइड्स का बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। सेंट्रल, अगर साइड एटम सेम है तो सेंट्रल एटम की साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगी बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, मैक्सिमम अमोनिया में और मिनिमम बिस्मिथ में। तो आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 39। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। एंड क्वेश्चन नंबर 40 में हमें क्या गया, व्हाट वुड बी द रिएक्टेंट एंड रिएजेंट यूज्ड टू ऑब्टेन 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ऑल। हमें ये कंपाउंड बनाना है, इसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। चलिए एक एक करके सभी रिएक्शंस देखते हैं। सबसे पहले प्रोपेनल यानी 3 कार्बन एल्डिहाइड प्रोपेनल, और इसकी रिएक्शन हमें करानी है प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड MgBr, और इसका फिर हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो अल्कोहल बन जाएगा। तो यहां पर हम देखें, यहां जो हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो ये जो CH3 ग्रुप है यहां पर ये कार्बन से कनेक्टेड होगा और कंपाउंड कुछ इस तरह से बनेगा। इसका जो अल्कोहल फॉर्मेशन होगा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा कुछ इस तरह से। तो ये बनेगा यहां पर 3 हेक्सेनॉल, और 3 हेक्सेनॉल तो आंसर ऑप्शन नहीं है ये, यानी ये इनकरेक्ट हो गया, इनकरेक्ट। सेकेंड 3 मिथाइल ब्यूटेनल एंड 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये रिएक्शन अपने को करानी है। 3 मिथाइल ब्यूटेनल, ये हो गया ब्यूटेनल, 3 मिथाइल ब्यूटेनल, और 3 मिथाइल ब्यूटेनल में रिएक्शन कराते हैं हम 2 मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। तो यहां मैग्नीशियम आयोडाइड से जब इसकी रिएक्शन कराएंगे मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से, तो यहां पर भी CH3 कनेक्टेड इससे हो जाएगा, और यहां भी ब्रांचिंग में सिर्फ एक ही कार्बन चेन आएगी, ब्रांचिंग में सिर्फ एक ही CH3 है, हमें ब्रांचिंग में 2-2 CH3 लेने हैं, यानी ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सी, डाइमिथाइल प्रोपेनोन, 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। और दोस्तों 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोन तो कुछ होता ही नहीं है, ये तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं होती। ये देखिए यहां पर ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा क्वेश्चन, ये तो इनकरेक्ट है। 2 मिथाइल प्रोपेनल एंड आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, जरा इसको कोशिश करते हैं। तो यहां पर 2 मिथाइल एंड प्रोपेनल, तो ये तो हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनल, क्लियर। आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं, अगर हम इसकी रिएक्शन यहां पर कराते हैं, तो ये जो मैग्नीशियम वाला पार्ट, ये जो कार्बन वाला पार्ट है ये यहां ऐड हो जाएगा और ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, इसका प्रोडक्ट लग रहा है कि आंसर आना चाहिए, और कुछ इस तरह से इसका प्रोडक्ट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट। तो यहां ये हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, तो ये हमारा जो आंसर है 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3-ऑल, तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहां पर आंसर हो जाएगा अब 2 मिथाइल प्रोपेनल एंड रिएक्शन करेगा ये आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड से, तो आंसर आ जाएगा इसमें ऑप्शन 4, ऑप्शन डी।
ये था क्वेश्चन 40, अल्कोहल वाले चैप्टर से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी है PCl5 से। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल कुछ इस तरह से बन जाएगा। बेंजाइल अल्कोहल, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, जो बेकेलाइट फॉर्मेशन में इंटरमीडिएट भी बनता है, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन अपने को करानी है PCl5 के साथ, PCl3 के साथ। और PCl3 जो होगा वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। और जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन देखा था कि फिनोल का OH ग्रुप NSR रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन ये जो बेंजाइलिक कार्बन है ये इजीली शो करेगा। तो यहां ये जो क्लोरीन है ये इस OH को रिप्लेस कर देगा। तो जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये कुछ इस तरह से मिलेगा, फिनोल और इस फिनोल की ऑर्थो पोजीशन पर बेंजाइल क्लोराइड, ये मिल जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। अब हमें IUPAC नेम इसका बताना है। चलिए देखें IUPAC नेम। तो IUPAC नेम में क्या हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल क्लोराइड। ये तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑर्थो मेटा पैरा IUPAC में यूज नहीं करते, यानी ये दो ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब हमारा आंसर आया B एंड D में से। इसमें फिनोल जो है, अगर हम फिनोल यूज करें तो हाइड्रोक्सी यूज नहीं करेंगे क्योंकि OH तो एक ही है। तो ये आंसर हो जाएगा 2 क्लोरोमिथाइल। तो ये जो हो गया ये तो हो गया क्लोरोमिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, क्लोरोमिथाइल, 2 क्लोरोमिथाइल फिनोल। तो ये आंसर हो जाएगा आंसर सेकंड, 2 क्लोरोमिथाइल फिनोल। ये था क्वेश्चन 41। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन P ब्लॉक का क्वेश्चन है। एक P ब्लॉक का क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें 4 स्टेटमेंट गिवन है और इन 4 स्टेटमेंट में हमें ट्रू स्टेटमेंट हमें बताना है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड द स्ट्रोंगेस्ट बेस अमोंग ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। और दोस्तों हाइड्राइड जो होते हैं, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होती है और बेसिक नेचर डिक्रीज होती है। बेसिक नेचर डिक्रीज होगी और रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज। तो अगर रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज हो रही है मींस जो टॉप में होगा ये लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। देन अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल सही है। एंड द स्ट्रोंगेस्ट बेस, ये भी ठीक है, बेस डिक्रीज होते हैं टॉप टू बॉटम। तो आंसर ए करेक्ट है। जरा इन बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। अमोनिया इज द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया यहीं पर क्योंकि वीकेस्ट होता है इसमें। अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ये ठीक है। एज वेल एज वीकेस्ट बेस, नहीं, ये तो स्ट्रोंगेस्ट बेस होता है ग्रुप का। 15th ग्रुप का स्ट्रोंगेस्ट बेस अमोनिया ही होता है। तो यहां आंसर ए हो जाएगा। ये था क्वेश्चन 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43, बहुत इजी क्वेश्चन है, अल्कोहल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सेकेंडरी अल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट। हमें कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, कुछ सेट दे रखे हैं और इसमें से हमें सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन करना है, सेकेंडरी अल्कोहल आइडेंटिफाई करना है। और सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा होता है, जिस कार्बन पर अल्कोहल ग्रुप हो, यहां से कार्बन चेन कनेक्टेड हो, 2 कार्बन चेन्स कनेक्टेड हो, ये होगा सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल। एग्जाम्पल फर्स्ट, यहां पर हम देखें ये 2 डिग्री अल्कोहल है, यानी फर्स्ट हो जाएगा अल्कोहल। हालांकि ऑप्शन नीचे है, हम इनमें से एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्राई इथाइल अल्कोहल, ये वाला। तो ये जो है ट्राई इथाइल, अगर हम ट्राई इथाइल ग्रुप लगा देंगे तो ये तो 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ये तो 3 डिग्री अल्कोहल है, ये हमारा आंसर नहीं है 3 डिग्री। नेक्स्ट ये तो फिनोल है और फिनोल तो इनोल होता है, नॉट अल्कोहल, इट इज इनोल। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। फोर्थ देखें, अगेन ये 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री। तो हमारे जो आंसर होंगे
ये होंगे फर्स्ट एंड फोर्थ, यानी ऑप्शन ए, फर्स्ट एंड फोर्थ, दीज आर सेकेंडरी एल्कोहल। हमें कंफ्यूजन हो सकता है थर्ड में, लेकिन थर्ड जो है वो लगता तो है 2 डिग्री, बट इट्स नॉट ए एल्कोहल, इट्स ए फिनॉल। नेक्स्ट, ये था क्वेश्चन 43। नेक्स्ट क्वेश्चन 44। क्वेश्चन 44 अगेन ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन का एक क्वेश्चन। एल्कीन्स डीकलराइज ब्रोमीन वाटर इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। तो अगर हम कोई एल्कीन देखते हैं, जैसे हमने सबसे सिंपल एल्कीन ले लिया इथीन, जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन के साथ CCl4 नॉन पोलर मीडियम में, तो इसमें क्या होता है, दोनों कार्बन पर एक एक ब्रोमीन आके ऐड हो जाएंगे एंटी एडिशन के थ्रू, डाई ब्रोमो इथीन बन जाएगा और डाई ब्रोमो इथेन, और ये होगा विसिनल डाई हैलाइड एडजेसेंट कार्बन पर, विसिनल डाई ब्रोमाइड ये बन जाएगा। और यहां जो डीकलराइज जो कलर था ब्रोमीन का, रेड ब्राउन कलर, वो रेड ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विसिनल डाई ब्रोमाइड, विसिनल डाई ब्रोमाइड। ये आंसर हो जाएगा इसमें। तो ये था क्वेश्चन 44, और क्वेश्चन 44 का जो करेक्ट आंसर है, आंसर इज डी, विसिनल डाई ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से जो आगे के क्वेश्चंस हैं, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस, दीज आर एसेसन रीजन टाइप क्वेश्चंस। एसेसन रीजन में क्या होता है, हमें 2 स्टेटमेंट गिवन होते हैं और उन स्टेटमेंट से रिलेटेड हमें ऑप्शंस देखने होते हैं। तो यहां पर देखें, जैसे स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 1 इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन फ्लोरीन बट ग्रेटर देन नाइट्रोजन। ये स्टेटमेंट जो है ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का है, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन की कंपेयर करनी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होगा वो ये होगा, हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मैक्सिमम होती है, नाइट्रोजन जो होता है हाफ फील्ड ऑर्बिटल की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत कम हो जाती है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड, अब रीजन देखते हैं इसका। रीजन क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स फॉलो द ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ये इनकरेक्ट है। सॉरी, यहां पर है फ्लोरीन, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है। करेक्ट ऑर्डर जो है वो क्या होगा, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये करेक्ट ऑर्डर होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट तो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ आर ट्रू, बट हमें आंसर देना है आंसर सी। स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, बट जो इसका रीजन है वो फॉल्स है। रीजन फॉल्स है क्योंकि इसका करेक्ट आंसर फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वेश्चन 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो इमिसिबल होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बिल्कुल सही है। यानी फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। अब रीजन पर आते हैं। एल्काइल हैलाइड्स हैव हैलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन। एल्काइल हैलाइड जो होते हैं, जैसे एक एग्जांपल अगर हम देखें, CH3CH2Cl, बिल्कुल सही है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp3। यानी स्टेटमेंट तो सेकंड भी करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड भी करेक्ट है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट हैं, बट सेकंड जो है वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होगा, करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर। एल्काइल हैलाइड जो होते हैं वो H2O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। ये था क्वेश्चन 46। तो क्वेश्चन 46 आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 47। 47 इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर। मोलरिटी जो होती है मोल्स पर लीटर वॉल्यूम, मोल्स पर लीटर ऑफ वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम जो होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। वॉल्यूम, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर हम कहें कि मोलरिटी जो है सॉल्यूशन की ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, बिल्कुल होगी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज होता है तो मोलरिटी भी चेंज होगी। तो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पर। मोलरिटी इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मोलिकुलरिटी जो है मोलरिटी जो है, मोलरिटी एक कंसंट्रेशन है, और कंसंट्रेशन जो होती है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। कोई भी कंसंट्रेशन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। तो ये जो स्टेटमेंट बी है ये इनकरेक्ट है, ये फॉल्स है। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? स्टेटमेंट ए इज करेक्ट बट स्टेटमेंट बी इज फॉल्स। तो यहां पर हम कह सकते हैं ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। एसेशन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स। आंसर हो जाएगा इसका सी, क्वेश्चन 47। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 48। क्वेश्चन 48 अगेन एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स लेबल्ड एज, तो एसेशन जो है इसका ये SO2 इज रिड्यूसिंग while TeO2 is an oxidizing agent। बिल्कुल सही है। ऑक्साइड्स की जो ऑक्सीडाइजिंग नेचर है ये जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर तो इंक्रीज होती है, रिड्यूसिंग नेचर डिक्रीज होती है। तो यहां पर हम कहें जो सबसे ऊपर होगा वो तो रिड्यूसिंग नेचर वाला होगा, और ग्रुप में जो लास्ट होगा वो होगा यहां पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर का। यहां एक रीजन ये भी कह सकते हैं कि जो बॉटम वाले होते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। यानी जो Te यहां जो +4 में है ये +2 में जाना चाहेगा। Te +4 से किस में कन्वर्ट होना चाहेगा? +4 में, +4 से +2 में। और इसका खुद का क्या हो रहा है? रिडक्शन। जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा। यानी ये +4 में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइजिंग SO2 जो होता है ये SO3 में कन्वर्ट होना चाहेगा। SO2 SO3 में कन्वर्ट होता है, तो यहां पर ये खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है, दूसरों का करेगा रिडक्शन, तो ये होगा रिड्यूसिंग एजेंट। तो SO2 जो है ये तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और Te+4 में जो TeO2 है ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट से लोअर में। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट। अब इसका रीजन देख लेते हैं। एसेशन करेक्ट है, रीजन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 TeO2, बिल्कुल सही है। रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जाती है क्योंकि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाती है। तो यहां पर रीजन भी करेक्ट है, तो आंसर हमारा होगा ए। बोथ एसेशन एंड रीजन आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है क्योंकि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी डिक्रीज होती जा रही है टॉप टू बॉटम। तो यहां पर हम देखें आंसर हमारा हो जाएगा यहां पर ए। ये था क्वेश्चन 48। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एंड ये है सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन। सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन 49 क्वेश्चन। गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स एंड लेबल एज एसेशन रीजन। अगेन वही एसेशन रीजन का क्वेश्चन है। एसेशन ए, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जो हम KF जिसको बोलते हैं, KF ये जो है KF डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, बिल्कुल सही है। डिफरेंट सॉल्वेंट जो होते हैं उनका KF डिफरेंट होता है, सबका KF डिफरेंट होता है। क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट सबका अलग अलग होता है, यानी स्टेटमेंट इज करेक्ट, एसेशन करेक्ट है, एसेशन करेक्ट है। अब हम इसका रीजन देख लेते हैं। एसेशन करेक्ट,
अब आते हैं रीजन पर। रीजन, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज ए यूनिवर्सल कांस्टेंट, ये इनकरेक्ट है। जब हम बता रहे हैं कि अलग अलग सॉल्वेंट का अलग अलग होता है, तो ये यूनिवर्सल कैसे हो सकता है? यूनिवर्सल का मतलब तो ये होता है कि जितने भी सॉल्वेंट है सबका कांस्टेंट एक होता, सेम होता सबका, बट यहां सबका डिफरेंट है, यानी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। मींस assertion इज करेक्ट एंड रीजन इज फॉल्स। तो इसमें जो आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा सी, assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। तो ये था सेक्शन बी, और सेक्शन बी के ये थे 24 क्वेश्चंस। चलिए अब डिस्कस करते हैं सेक्शन सी। क्या है सेक्शन सी? दिस सेक्शन कंसिस्ट 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो इसमें टोटल 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें से हमें 5 अटेम्प्ट करने होंगे। क्या है क्वेश्चंस, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50, ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 50। इसमें हमें एक कॉलम मैचिंग का क्वेश्चन है और इसमें करेक्ट मैचिंग करानी है। लेकिन मैचिंग हमें क्या करानी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मैच्ड, बेस्ट मैच्ड ऑप्शन। इसका मतलब जो है, अब ये देखिए मैचिंग कराते हैं, तो सबसे पहले ए जो है अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स की बात करते हैं तो ए जो है ये फर्स्ट, ये ए के साथ भी मैच होता है, अमाइनो एसिड्स सॉरी प्रोटीन के साथ में भी मैच होगा, और ये अमाइनो एसिड प्रोटीन के साथ, और ज्विटर आयन, क्योंकि अमाइनो एसिड ज्विटर आयन का फॉर्मेशन भी करता है। तो फर्स्ट जो होगा वो ए एंड डी के साथ मैच होगा। सेकंड इज थायमिन। थायमिन न्यूक्लिक एसिड भी है और थायमिन डीएनए में भी होगा, तो थायमिन के साथ में बी भी मैच हो जाएगा और सी भी मैच हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है इंसुलिन। थर्ड, इंसुलिन जो है, इंसुलिन ये एक प्रोटीन भी है, इंसुलिन एक प्रोटीन है। थर्ड सिर्फ ए के साथ ही मैच होगा। इसके बाद फोर्थ है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होता है वो डीएनए के अंदर होगा, डीएनए में होता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। सॉरी, ऑप्शन इसमें सी, डीएनए ऑप्शन होगा इसमें सी। और फिफ्थ है यूरेसिल, और यूरेसिल जो होगा फिफ्थ, यूरेसिल एक न्यूक्लिक एसिड भी है, और यूरेसिल जो है न्यूक्लिक एसिड में मिलता है, डीएनए आरएनए में, और आरएनए में भी मिलता है। तो इसका जो करेक्ट मैच होगा वो हो जाएगा यूरेसिल का बी। अब इन चॉइस में से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सबसे पहले वन में ए डी डी ए, यानी 1 के लिए तो सारे करेक्ट हैं फर्स्ट के लिए। तो अब सेकंड में आएगा बी एंड सी, सेकंड में बी एंड सी, तो सेकंड में सी, सेकंड में सी, इसके अलावा सेकंड का और कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद में थर्ड ए, थर्ड के साथ में जो ए आएगा, थर्ड जो है यहां पर इंसुलिन, और इंसुलिन जो होगा ये प्रोटीन है, तो थर्ड के साथ में ए, यानी कि इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इन दोनों में से कोई एक। इसके बाद आता है फोर्थ में है सी। फोर्थ के अंदर हम देखें तो फोर्थ में ऐसा कोई ऑप्शन इसके अंदर नहीं आ रहा है, फोर्थ के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज में। और नेक्स्ट है 5 के साथ में है यूरेसिल, थर्ड के साथ में ए आ गया, फोर्थ के साथ में बी, फोर्थ है जो, यानी कि 4 में बी यहां पर आ रहा है न्यूक्लिक एसिड, तो फोर्थ सबके साथ ही न्यूक्लिक एसिड है, फोर्थ तो सब में ऑप्शन, ये देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन है, तो यानी इससे तो हम आंसर सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे, यानी हमारा आंसर अब आ गया है, यहां से हमें सेलेक्ट करना है, यहां से। तो डी जो ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं हम फर्स्ट के साथ में, तो हम किसको सेलेक्ट करेंगे? सेकंड के साथ में हम बी को सेलेक्ट कर लेंगे। तो सेकंड के साथ में क्या सेलेक्ट हो जाएगा? बी एंड सी में से, तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। आप वापस चेक कर लेते हैं, अब ऑप्शन को रिवर्स चेक करते हैं। ए के साथ में डी, ए के साथ में डी, ट्रू। सी, सेकंड के साथ में सी, ट्रू। थर्ड के साथ में है ए, थर्ड के साथ में है ए, और फोर्थ सब में बी कॉमन है, यानी फोर्थ जो है ये सब में बी कॉमन दे रखा है, तो फोर्थ जो है इसमें डी, ये जो है फोर्थ न्यूक्लिक एसिड, ये हो जाएगा न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में भी होता है, डीएनए में भी होता है, सी में भी होता है, ये डीएनए में भी न्यूक्लिक एसिड, ये क्या बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा, और न्यूक्लिक एसिड जिसमें डीएनए ऑलरेडी इंक्लूड है,
डीएनए में भी होगा और न्यूक्लिक एसिड जो ऑलरेडी डीएनए के अंदर इंक्लूड है इसमें भी हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो ये सबसे बेस्ट मैचिंग है। ये था क्वेश्चन 50। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन 51 पर। क्वेश्चन 51 पी ब्लॉक का क्वेश्चन है और इसमें एनालॉगीज दे रखे हैं जो हमें मैच करवाने हैं। जैसे नाइट्रोजन का ये फॉर्मूला, नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन ये है 1s2 2s2 2p6। तो क्या आर्गन का भी यही है? आर्गन का ये नहीं है, ये जो फॉर्म ये है ये तो नियोन का है, ये तो नियोन का है। तो ये फर्स्ट जो स्टेटमेंट जो एनालॉगी है ये इनकरेक्ट है। सेकंड पे आते हैं। कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं एंड बहुत सारे, तो ये कार्बन तो मैक्सिमम कंपाउंड बनाता है, जीनोन नो कंपाउंड, ये इनकरेक्ट है। जीनोन भी ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाता है, यानी ये इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट XCF2 लीनियर, बिल्कुल सही है। XCF2 जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो यहां पर ये XCF2 सॉरी sp3d हाइब्रिडाइजेशन लीनियर होगा। बट यहां पर हम देखें ClF3 और ClF3 जो होता है इसमें sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा, टी शेप होगी। ClF3 की जो शेप होती है ये टी शेप होता है। ClF3 टी शेप, एक लॉन पेयर होगा इसके अंदर, ClF3 टी शेप होगा। तो ये जो ऑप्शन है यहां पर ये इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट हो गया ClF3। इसके बाद ये दो लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के पास मिडिल में। नेक्स्ट हीलियम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, मेट्रोलॉजिकल या जो वेदर डिपार्टमेंट है, वेदर डिपार्टमेंट, वहां इसके हीलियम के जो बैलून्स हैं वो यूज होते हैं मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस में। आर्गन मेटलर्जिकल प्रोसेस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, आर्गन को मेटलर्जिकल प्रोसेस में यूज करते हैं, यानी ये एनालॉगी जो है ये दोनों करेक्ट है यहां पर। तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा आंसर डी, हीलियम एंड आर्गन। ये था क्वेश्चन 51। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। क्वेश्चन 52 में कहा है अगेन एनालॉगी जो है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ए में क्या दे रखा है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस आर बी। तो ए तो होना चाहिए यहां पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, बी क्या है? सेम, बी है नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ए तो होगा आइसोमर और बी होगा इनेंशियोमर। नॉन सुपर इंपोजेबल आर इनेंशियोमर्स, तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है। इनेंशियोमर्स नहीं होते हैं, इनेंशियोमर्स का स्ट्रक्चर सेम होता है, सेकंड इनकरेक्ट। स्टीरियो आइसोमर्स का भी स्ट्रक्चर सेम होता है, ये भी इनकरेक्ट। आइसोमर्स करेक्ट है बट स्टीरियो आइसोमर्स सुपर इंपोजेबल भी होते हैं और नॉन सुपर इंपोजेबल भी। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस जरूरी नहीं है कि वो सारे स्टीरियो आइसोमर्स ही हो। ठीक है, तो यहां पर हम देखें आंसर हो जाएगा हमारा ए आइसोमर्स एंड बी इज इनेंशियोमर्स। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट। ये था क्वेश्चन 52। अब क्वेश्चन 53, 54 एंड 55, ये तीनों क्वेश्चन के लिए हमें एक पैराग्राफ दे रखा है। ये पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें एक पैराग्राफ देकर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए पहले एक बार फटाफट इस पैराग्राफ को रीड कर लेते हैं। पैराग्राफ, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 53 टू 55। क्या है ये? Early crystallographers had trouble solving the structure of inorganic solid using X-ray diffraction because some of the mathematical tools for analyzing the data had not yet been developed. तो इसमें जो स्ट्रक्चर है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसके बारे में कुछ बता रखा है। तो इसमें बता रखा है कि डेवलप नहीं हुआ था उस टाइम पर। Once a trial structure was proposed, it was relatively easy to calculate the diffraction pattern, but it was difficult to go the other way from the diffraction pattern to the structure if nothing was known a prior about the arrangement of the atoms in a unit cell.
it was important to develop some guideline for guessing the coordinate numbers and bonding geometries of atoms in crystals. The first such rule were proposed by the Linus Pauling was considered how one might pack together oppositively charged spheres of different radii. यहां से देखिए, यहां से एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है. Pauling proposed from geometrical consideration that the quality of the fit developed depends on the radius ratio of the anion and the cation. रेडियस रेशियो पे डिपेंड करेगी जो फिट क्वालिटी है किसी भी एनायन कैटायन की. इफ द एनायन is considered as the packing atom is in the crystals, then the smaller cation fill interstitial site or holes. अगर हम एनायंस को कंसीडर करते हैं कि वो तो लेटेस्ट पॉइंट को कवर करेंगे, देन जो स्मॉल कैटायन होंगे ये होल्स को, जो इंटरस्टिशियल स्पेस है, इसमें आएंगे, वॉइड्स में. Cation will find arrangements in which they can contact the larger number of anion. तो जो कैटायन होंगे वो लार्ज जो है एनायन लार्ज होते हैं, कैटायन स्मॉल होते हैं, तो इसमें जो उनको टच करते रहेंगे. इफ द कैटायन कैन टच all its nearest neighbor anion, then the fit is good. fit is good. कब? जब जो कैटायन है वो all anion को जो टच करें. If the cation is too small for given site, that coordination number will be unstable and it will be preferred as lower coordination structure. The table below give the range of cation anion radius ratio that give the best fit for a given coordination geometry. एक टेबल हमें दे रखी है यहां पर. इस टेबल में हम देखें तो इस टेबल में कोऑर्डिनेशन नंबर हैं और ज्योमेट्री है और इनका रेडियस रेशियो है. जैसे अगर हम रेडियस रेशियो 0 to 1.155 रखें तो इसका मतलब ज्योमेट्री लीनियर होगी और कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होंगे. अगर रेडियस रेशियो 0.55 to 0.225 है, ट्राइंगुलर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 2. और इसी सीक्वेंस में टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिक एंड क्यूब ऑक्टाहेड्रल, इनके लिए हमें रेडियस रेशियो गिवन है. इस रेडियस रेशियो, ये तो हो गया पैराग्राफ. अब ये जो पैराग्राफ है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अपने को करने हैं. सबसे पहले क्वेश्चन 53. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? द रेडियस ऑफ Ag प्लस आयन is 126 picometer and if I minus ion 216 picometer, the coordination number of Ag plus ion. तो चलिए पहले इसका रेडियस रेशियो निकालते हैं. रेडियस रेशियो रो से हम डिनोट कर रहे हैं. साइज ऑफ कैटायन अपॉन साइज ऑफ एनायन, और ये रेडियस रेशियो जब हम निकालेंगे तो ये अप्रोक्स ये आएगा 0.58 रेडियस रेशियो आएगा कैटायन अपॉन एनायन का रेशियो. अब ये जो कैटायन एनायन का रेशियो आ रहा है, अब चलिए हम वापस टेबल पे चलते हैं, इस टेबल पर, और इस टेबल में 0.58 को आइडेंटिफाई करो. कहां मिलेगा? यहां नहीं, 0.58 जो है, हां बिल्कुल 0.58 यहीं पर मिल जाएगा. ये है 0.58 और 0.58 जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा ये हो जाएगा 6. तो यहां पर जो आंसर आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6. वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी इसी रेशियो में आता है, बट कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ऑप्शंस में गिवन नहीं है, तो हमें आंसर इसमें 6 रखना होगा ड्यू टू रेडियस रेशियो. तो रेडियस रेशियो जो अभी हमने देखा था, रेडियस रेशियो आया था 0.58, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी. ये था क्वेश्चन 53 रेडियस रेशियो से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन 54 क्वेश्चन में क्या है? इसमें एक सॉलिड दे रखा है AB, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर है इसकी, और स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो है रेडियस जो है कैटायन की वो 120 है.
कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ NiNB। तो चलिए पहले ये देख लेते हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर जो होता है इसका रेडियस रेशियो क्या था। तो इसका रेडियस रेशियो पे आते हैं, स्क्वायर प्लेनर, और रेडियस रेशियो है, जो मिनिमम रेडियस रेशियो है वो 0.414 है। तो यहां वापस आते हैं हम, तो यहां देखिए मिनिमम रेशियो जो है वो है 0.414, ये मिनिमम है, और केटायन की वैल्यू हमें गिवन है, एनायन की वैल्यू हमें बतानी है। अब यहां पर हमें पूछा है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, तो मैक्सिमम जब वैल्यू आएगी x तभी तो हमें मिनिमम 0.414 लेंगे हम। तो जब x की वैल्यू यहां पुट करेंगे 120 अपॉन 0.414, तो ये जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आएगी 290 पिकोमीटर। तो यहां जो आंसर आएगा हमारा ये आएगा 290। हमें पूछा गया था मैक्सिमम, तो मैक्सिमम रेशियो तब आता है, यहां पर हम देखें ये रेडियस रेशियो क्या था, केटायन अपॉन एनायन, केटायन अपॉन एनायन। अब जो रेंज है, रेंज स्टार्ट जहां से हो रही है, रेंज स्टार्ट कहां से होगी, जहां पर एनायन ये वैल्यू मैक्सिमम होगी, तभी तो यहां पर लोवेस्ट वैल्यू आएगी। तो इस तरह से जो आंसर होगा 290 पिकोमीटर। ये था क्वेश्चन 54, सेक्शन सी का क्वेश्चन 54। चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर, लास्ट क्वेश्चन सेक्शन सी का, और यह है क्वेश्चन 55। क्वेश्चन 55 और इसमें है एक गुड फिट। अभी हमने एक पैराग्राफ देखा था, उस पैराग्राफ में एक वर्ड आया था गुड फिट, और हमने उसको अंडरलाइन भी किया था। ए गुड फिट इज कंसिडर्ड टू बी वन वेयर द केटायन कैन टच। तो गुड फिट हमने कब कहा था, जब कोई स्मॉल केटायन जितने भी लार्ज एनायन है सबको टच करे। तो यहां पर था ऑल इट्स नियरेस्ट नेबर एनायन, तो इसके जितने भी नियरेस्ट नेबर केटायन हैं ये इन सबको टच करे, इन सबको टच करे। तो यहां एक वर्ड यूज होता है गुड फिट। तो इसमें जो हमारा आंसर होगा, ये आंसर होगा फर्स्ट, ऑल ऑफ इट्स नियरेस्ट नेबर एनायन। जो पैराग्राफ था इसके अंदर एक क्लियर एक लाइन मेंशन थी। तो ये था सेक्शन सी, और सेक्शन सी का क्वेश्चन 55, लास्ट क्वेश्चन। तो ये थे सीबीएसई ने जो रिलीज किए हैं सैंपल पेपर 12th क्लास की केमिस्ट्री के लिए, टर्म 1 के लिए। ये था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ऐसे ही मजेदार मजेदार सॉल्यूशन आपको मिलते रहेंगे। आप सब्सक्राइब अरियंत पढ़ाकू को, आपको मिलते रहेंगे यहां पर बहुत सारे वीडियोस। थैंक यू स्टूडेंट्स।